नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे हिला देने वाली खबर से। सीकर से ये खबर है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। 11:26 पर लगभग 1.5 घंटे पहले 11:26 पर सीकर में झटके महसूस हुए हैं। 5 किलोमीटर नीचे उसका केंद्र रहा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.0 मापी गई है। हालांकि इस भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। 11:26 सीकर के लोगों ने अपने पैरों के नीचे जमीन को हिलता हुआ महसूस किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 11:26 और 1 सेकंड पर ये भूकंप के झटके सीकर और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए हैं। और झटके लगते ही लोगों को ऐसा लगा कि कुछ कंपन सा हो रहा है, जिसके बाद कई लोग जो है वो अपने घरों से बाहर भी निकले। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसकी तीव्रता जो है वो ज्यादा नहीं थी। महज 3.0 इसकी तीव्रता रही है। इस यहाँ से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि आमतौर पर इस इलाके में इस प्रकार के हल्के भूकंप के झटके जो है वो आते रहते हैं और इससे कोई ज्यादा तीव्रता नहीं होने के कारण इसको जो है वो ज्यादा कोई नुकसान जो है वो इस पर नहीं हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि लोग जो है वो घबरा के कुछ देर के लिए बाहर निकले, तो महज 5 सेकंड तक ये बताया जा रहा है कि ये झटके जो है वो महसूस किए गए। जी, लेकिन सौरभ, अमूमन जब कहीं पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो 2 से 3 घंटे का एक पीरियड, मतलब झटके महसूस करने के तुरंत बाद ऐसा रहता है। तब लोगों को तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इतने ही पीरियड में दोबारा एक बार फिर भूकंप आने की आशंका रहती है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आफ्टर शॉक्स में कहा जाता है, जो एक बार भूकंप के झटके आते हैं तो दूसरी बार फिर आने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन ये उन मामलों में होता है जहां पर इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। उन जगहों पर ऐसा माना जाता है कि आफ्टर शॉक्स फिर से आते हैं। लेकिन यहाँ पर महज 3.0 जो है वो इसकी तीव्रता रही है। इस लिहाज से ज्यादा संभावना नहीं है कि यहाँ पर आफ्टर शॉक जो है वो फिर से आए। जी, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही ये बड़ी खबर थी। अन्य खबरें जिन पर इस बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी वो भी आपको बता दें। इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं सरकार की सालगिरह की। साथ ही प्रदेश की गहलोत सरकार ने आज 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी ब्लैक डे मना रही है। और बात करेंगे लूट, मारपीट, चोरी की वारदातों की, साथ ही दागी पुलिसकर्मियों की जिन पर गाज गिरी है। और नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बैंक में सबसे बड़ी लूट, 15 लाख की लूट की वारदात सामने आई है। बैंक से ये रुपए लूटे गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बैंक लूट को अंजाम दिया। ग्रामीण बैंक तरनाऊ में यह वारदात सामने आई है। लुटेरे जो कि नकाबपोश थे, तस्वीरें देखिए आप, चेहरा ढका हुआ नकाबपोश लुटेरे बाइक पर आए थे। जायल के तरनाऊ गांव में ये ग्रामीण बैंक है, जिसमें लुटेरे मुंह ढककर, नकाब पहनकर बैंक के अंदर पहुंचे। आप देख सकते हैं इनके हाथ में पिस्तौल भी थी। जो बैंक कर्मी थे उन्हें अपने पिस्तौल के निशाने पर लिया, धमकियां दी, पैसे निकलवाए। और देखिए कितनी एहतियात ये लुटेरे बरत रहे थे। सभी को कॉर्नर करने के बाद दरवाजा सटाने की कोशिश की और साथ ही लगातार निर्देश भी देते रहे कि कोने में खड़े रहिए, पैसे निकालिए। 15 लाख रुपए लिए और फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी महेंद्र से। महेंद्र, जो कुछ रील की दुनिया में हमने देखा है वो रियल लाइफ में हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बिल्कुल स्वप्निल, ये किसी फिल्म का सीन है उसी तरह से लग रहा है। जहाँ एक बदमाश आते हैं जो जिनका चेहरे ढके हुए हैं और हाथ में पिस्तौल होती है, और बैंक में घुसते ही एक करके जो बैंक के कर्मचारी है उनको एक कमरे की तरफ वो ले जाता है और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देता है। करीब 15 से 20 लाख रुपए के बीच में ये लूट हुई है। अभी जो बैंक के कर्मचारी है उनसे पुलिस कैलकुलेशन करवा रही है कि कुल कितने रुपए की लूट हुई है, वो आकलन करवा रही है। बाकी जो पुलिस के जितने भी आला अधिकारी है नागौर के, तो महेंद्र, इसका मतलब ये है कि राशि 15 लाख से ज्यादा हो सकती है।
जी बिल्कुल, 15 से 20 लाख के बीच की ये लूट बताई जा रही है। 15 से अधिक भी हो सकती है। जो बैंककर्मियों ने मोटे तौर पर जो तत्काल जो आंकड़ा बताया था वो 15 लाख से अधिक का था, क्योंकि 15 से अधिक की राशि है जो यहाँ से लूट हुई है। कुछ बातें जो इन तस्वीरों में साफ हो रही है, एक तो ये कि ये जो लुटेरे हैं ये जो बैंक के अंदर जिस तरह से कहां पर क्या चीजें हैं उससे अवगत नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने हाल के दिनों में या पिछले कुछ दिनों में यहाँ की रैकी की हो। इसके अलावा ये भी समझ में आ रहा है कि बेहद आसानी से वो वहां तमाम लोगों को काबू कर ले गए। अगर कोई गार्ड वहां था भी तो वो निस्तेज था, उसकी किसी तरह की कोई अहमियत या मौजूदगी इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए स्वप्निल, जो मरुधर ग्रामीण बैंक है ये ग्रामीण इलाकों के बैंक है, छोटे बैंक है। आमतौर पे ये कोई शहर के बड़े बैंकों की तरह नहीं है। 3 से 4 कमरों में चलने वाले ये बैंक होते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ क्या है कि अगर मान लो किसी ने रेकी भी की है तो उसको बहुत आसानी से एक बार आने से ही पता चल गया होगा कि बैंक की क्या स्थिति है। दूसरा, आप अपन उस वीडियो में भी देख पा रहे हैं सीसीटीवी में कि एक छोटा कमरा है, उसके जरिए वो लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर प्रवेश करते ही वो लोगों को एक एक करके उस कमरे की तरफ धकेल देता है। जो भी कोई नया भी पीछे आया था उसको भी एक दूसरे कमरे की तरफ उसने कर दिया। तो ये है कि ये आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनको इस बात की जानकारी हो पहले से, इन्होंने रेकी करी हो। और दूसरा, बैंक ग्रामीण बैंक है तो छोटा बैंक है, यहाँ ज्यादा कमरे है नहीं, तो ज्यादा विकल्प भी बैंक कर्मियों के पास होंगे नहीं। बैंक में प्रवेश करते ही जो केस काउंटर वो नजर आ रहा है, एक बैंक का कर्मचारी बैठा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरे बैंक के अधिकारी बैठे थे। तो जाते ही उसने पिस्तौल दिखाई और एक एक करके सबको एक कमरे की तरफ लेके चला गया। और करीब ये बता रहे कि 15 लाख रुपए से अधिक की ये लूट हुई है। और 3 जो टोटल बदमाश इसमें बताए जा रहे हैं, जो तीनों मोटरसाइकिल पे थे और उनके चेहरे ढके हुए। संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, क्या ऐसी कोई क्या ऐसी कोई अफवाह है या जांच में ये फैक्टर भी है कि इसमें किसी बैंक वाले की मिलीभगत हो सकती है? फिलहाल पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि किसी की मिलीभगत हो सकती है या नहीं है। अभी जब कुछ देर पहले ये घटना हुई थी उसके बाद जाइल के एसएचओ और डीएसपी वो सबसे पहले वहां घटनास्थल पर पहुंचे थे। उसके बाद एसपी श्वेता धनखड़ भी मौके के लिए रवाना हुई। अभी किसी पुलिस अधिकारी ने यह भी नहीं कहा है कि किस तरह से लूट की घटना हुई है और कितने रुपए की हुई है। फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 लाख रुपए की लूट की घटना हुई है। जो पुलिस के पास प्रारंभिक जानकारी आती है वही जानकारी है, जिसके आधार पर बाद में पुलिस ने नाकाबंदी करवाई थी कि 15 से 20 लाख रुपए की लूट हुई है और 3 नकाबपोश जो बाइक सवार है वो लूट कर गए हैं। तो जिले भर में नाकाबंदी है और इसी आधार पे है कि 15 से 20 लाख के बीच की ये लूट है और 3 जने हैं। ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें बैंक के कर्मचारी शामिल है या नहीं है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर चूरू के रतनगढ़ से ये खबर है, यहां भी लूट की वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 3 बदमाशों ने एक सेल्समैन से पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सेल्समैन के साथ पहले मारपीट की, फिर 40,000 कैश, 1,80,000 रुपए के मोबाइल लूट लिए। पीड़ित सेल्समैन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रतनगढ़ में 14 दिन में लूट की ये तीसरी वारदात है। साइड से एक पिस्तौल तान दिया, बोला मैं तुझे गोली मारेंगे, तुझे ख़त्म करेंगे, आज तेरा काम तमाम कर देंगे। मैंने बोला भाई तुम्हें जो कुछ है ले जाओ मेरे से, मेरा कुछ नहीं है करनी। फिर यहाँ मुक्के मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। फिर मैं कैसे कैसे करके वहाँ से मैं बोला तुम ले जाओ यार, लेना ये मोबाइल लो। कुछ देर तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मोबाइल पर्स फिर उन्होंने ऐसे निकाल लिए, सारे निकाल करके। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज शर्मा से। मनोज, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये मोबाइल सेल्समैन है जो मोबाइल और स्पेयर जो पार्ट है उसको बेचने का क्षेत्र में काम करता है और इसके साथ ये लूट की वारदात हुई है। पड़ियारा और रत्नादेसर जो गांव की रोड है उसके ऊपर बोलेरो में आए 3 बदमाशों के द्वारा ये लूट की वारदात की गई है पिस्तौल की नोक पर, और इससे 1,80,000 रुपए के मोबाइल लूट लिए गए और 40,000 रुपए नगद है वो भी लूटे गए हैं। और जो पीड़ित पक्ष पूर्णानंद है उसके द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया। कहां पर हुई ये लूट? दिन दहाड़े बीच सड़क पर? ये जो पड़ियारा रत्नादेसर गांव है उसके बीच में जो रोड है उस रोड के ऊपर दिन दहाड़े ये लूट की वारदात हुई है। बोलेरो में 3 बदमाश आए थे जिनके द्वारा पिस्तौल की नोक पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो
मिर्च पाउडर है वो भी इसकी आंखों में डालने का तो उनका कुछ हुलिया सामने आया है मनोज? मतलब क्या पीड़ित उनका कुछ हुलिया बता पा रहा है जिसके आधार पर पुलिस को ये संदेह हुआ हो ये कौन हो सकते हैं? अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन किन व्यक्तियों के द्वारा ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इतना जरूर है कि रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर पिछले 14 दिनों के अंदर ये तीसरी लूट की वारदात है। इससे पहले भी 2 लूट की वारदात हुई है जिसका पुलिस है वो अभी खुलासा नहीं कर पाई है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर भरतपुर में 2 पक्षों में विवाद हुआ, आपसी रंजिश इसकी वजह बताई जा रही है। आज जब बहस शुरू हुई विवाद बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि फायरिंग की नौबत आ गई। इस फायरिंग में एक महिला घायल हुई है। पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जो घायल महिला है उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नदबई के गांव करीली में यह घटनाक्रम सामने आया है। और बताया जा रहा है कि 2 पक्ष जिनके बीच में पिछले कुछ दिनों से विवाद चला आ रहा था, ये पुरानी रंजिश का मामला है। आज भी बहस हुई जो बढ़ती चली गई। इसी दौरान एक पक्ष के किसी व्यक्ति ने गोली चला दी। इस फायरिंग में एक महिला घायल हुई है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को इस संबंध में बताया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल दोनों पक्षों को शांत करवाया गया है। और खबर पाली से, जहां ठग गिरोह लगातार सक्रिय है। जिले से सटे आसपास के कई गांव से ठगी की वारदातें सामने आ रही हैं। यहां बर्तन बेचने आई महिला ने इनाम का लालच देकर करीब 1 दर्जन महिलाओं से लाखों रुपए के गहने लिए फरार हो गई। पूरा गांव सदमे में है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ इतनी बड़ी ठगी हो गई और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। साथ ही पुलिस के हाथ भी अब तक खाली हैं। पाली के जवड़िया और रूपाबास गांव में बर्तन बेचने वाली 3-4 महिलाओं ने गांव की भोली भाली महिलाओं को बेवकूफ बनाया है और इन दोनों गांव से करीब 240 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी की ठगी की है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ 3-4 महिलाएं बर्तन बेचने आया करती थी और गहनों के डिजाइन पर इनाम में नए बर्तन दिया करती थी। डिजाइन देखने के लिए ये गहने अपने साथ ले जाती थी और अगले दिन लौटा देती थी। इसी कड़ी में जब उन महिलाओं ने अच्छा खासा माल जमा कर लिया तो सब की सब रफू चक्कर हो गई और अब गांव के लोग अपनी बेवकूफी पर पछता रहे हैं। वापस ले जाओ का कारण तो 5 ले जाओ, कहाँ हिसाब ले जा रही है? खींचने लेने जाऊँ और पोस्ट जो क्या आप पैसे वापस दो और गहने वापस दो, डबल दियो। हरण में तो इनाम खुले कि जो आप मांगो जो फिर दोगे। कढ़ाई दी पास को कढ़ाई दी कढ़ाई बदले कढ़ाई दी और एक पाइजेब लेगी छोरी पास नहीं ले। और अब आपको दिखाते हैं राजधानी जयपुर में नाइट कर्फ्यू की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान कैसे रेस्टोरेंट मय खाने बने हुए हैं। इनमें आने वाले लोग कैसे बेफिक्र होकर जाम से जाम टकरा रहे हैं। अवैध शराब अभियान के तहत रात में जब आबकारी विभाग की टीम मानसरोवर के रेस्टोरेंट्स में पहुंची तो 5 रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही थी। कई लोग तो काफी दूर से शराब पीने के लिए लेके आए। यहीं से कहाँ से आए आप लोग? जयपुर ही भैया। जयपुर में कहाँ? जयपुर तो बहुत बड़ा है। वैशाली इतनी दूर आए दारू पीने के लिए? नहीं सर, हम तो पहली बार आए। अच्छा, आप लोग क्या क्या नाम? ये तो पूरा चलो इसका ये तो बहुत बड़ा काम है इसका तो। गेट बंद नहीं अब तो वो खड़ा। अरे अब गेट बंद रखना। ओहो वाह वाह वाह, तो पूरा बार चल रहा है यहाँ तो। हाँ और अब दिखाते हैं क्यों हाथ में पिस्टल लिए एक युवक सभी को दहशत में डाल रहा था।
पिछले कई दिनों से दौसा और आसपास के इलाके में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुस्से में पागल हो रहा पिस्टल लिए ये शख्स लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दौसा जिले के सुधारनपाड़ा गांव का है, जहां ये शख्स हाथों में पिस्टल लिए किसी से बदले की बात कर रहा है। वायरल वीडियो के एक हिस्से में एक बुजुर्ग शख्स पिस्टल लिए शख्स के पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी करता नजर आ रहा है। बुजुर्ग के लाख मनाने के बाद भी पिस्टल वाला ये शख्स मानने को तैयार नहीं होता और ये बार बार बदला लेने की बात करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बांदीकुई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस फायरिंग को लेकर अभी उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। और खबर जैसलमेर से है, जहां नशे पर बड़ी नकेल कसी गई। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स पर आरोप है कि ये नशे के उस कारोबार में शामिल है जिसकी वजह से लोग नशे के स्याह समंदर में गोते लगाने लगते हैं और आखिर में मौत के आगोश में सो जाते हैं। जैसलमेर की पोखरण पुलिस ने आरोपी मोहन राम को जटाबास में बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी कि एक शख्स नशे का सामान लेकर जा रहा है। पुलिस ने उसी सूचना के मुताबिक मोहन राम से पूछताछ की और फिर तलाशी के दौरान इसके पास से 90 ग्राम अफीम का दूध और 20,000 रुपए नगद भी मिले। इसके बाद अफीम की दूध की तस्करी के आरोप में पुलिस ने मोहन राम को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोहन नाम का, जो कि मडला गांव से है, वो अफीम का दूध लेकर बस स्टैंड से अपने घर की तरफ जाटावास की तरफ जा रहा है। इतला मिलने पर मेरे द्वारा एसआई ओम प्रकाश जी को तुरंत में जाब्ता रवाना किया गया। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें इतला सही मिली और उन्होंने एक व्यक्ति को 90 ग्राम अफीम के दूध के साथ पाया। राजसमंद के बामन टुकड़ा पंचायत में शमशान भूमि पर कब्जे की शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ग्रामवासी कई बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लिखित में भी, मौखिक में भी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि कुछ युवाओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें इस बारे में बताया तो तहसीलदार ने जमीन का मुआयना किया और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश पंचायत को दिए, लेकिन पूरी जानकारी के बावजूद पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की। अतिक्रमण का काम लगातार जारी है। यहाँ पे बामन टुकड़ा गांव में ग्रामीण जो नदी है उसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है और सर उसको हमने रोकने के लिए जो 2-4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और खानापूर्ति करके उनको मौन स्वीकृति दे दी और उन्होंने अपना काम जारी रख रखा है। और हम चाहते हैं कि हमारा न्याय मिले और ग्रामवासी का जो रास्ता रोक रखा है उसमें ग्रामवासी को सहायता करें। कोटा रेंज में 38 दागी पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते इनका तबादला कर दिया गया है। ये तबादला कोटा रेंज के डीआईजी रविदत्त गौड़ ने किया। सभी 38 दागी पुलिसकर्मियों का जिला बदला गया है, जिसमें बूंदी के 8 पुलिसकर्मी, 12 के 7, झालावाड़ के 5, कोटा शहर और ग्रामीण के 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों में कुछ पर एसीबी में मामले हैं तो कुछ पर आपराधिक प्रकरण के चलते सस्पेंड वो चल रहे हैं और कईयों पर विभागीय जांच भी लंबित है। इन सभी पुलिसकर्मियों को 3 दिन में नई जगह रिपोर्ट करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, पूरी खबर। जी, ये कोटा रेंज के जो 38 दागी पुलिस कर्मियों हैं उनका मुख्यालय बदला गया है ताकि जांच प्रभावित नहीं हो। डीआईजी ने इस मामले में जो महानिरीक्षक है, पुलिस उप महानिरीक्षक रविदत्त गौड़ है, इस संबंध में उन्होंने आदेश जारी किए हैं। ये अलग अलग मामले में कहीं कहीं आरोपी बनाए गए जिसके खिलाफ कोई अलग मामले दर्ज हुए हैं या एसीबी में मामले दर्ज हुए हैं। ये कांस्टेबल से लगाकर हर तरह के अधिकारी हैं। इनको फिलहाल अलग जो जिस जिले में भी तैनात है उसका जिला चेंज करके दूसरी जगह तैनात किया गया है ताकि जांच प्रभावित नहीं है। ये 38 दागी पुलिसकर्मियों का एक साथ मुख्यालय बदलने से ये डीआईजी की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है कोटा रेंज की। जी ओम प्रकाश, सवाल ये भी है कि जो 38 पुलिसकर्मी यहाँ से जिनके तबादले हुए हैं उनकी जगह किसी को लाया भी तो जाएगा?
जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। इधर से उधर करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल इनको दूसरी जगह ज्वाइन करने का आदेश 3 दिन के अंदर अंदर दिया गया है और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी है। इनको दूसरी जगह चेंज करना सबसे बड़ी जो चुनौती थी, या यूं कहिए बहुत आवश्यक कार्य था, वो फिलहाल किया गया है। उनकी जगह अब दूसरे लाने की प्रक्रिया आगे की जाएगी। ये अलग अलग फिलहाल यह कहा जा सकता है कि ये विशेष स्थानों पर तैनात नहीं थे, ज्यादातर इनमें पुलिस लाइन में थे जहां ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। थानों में जो विशेष थाने थे वहां तैनात ज्यादा नहीं थे, तो फिलहाल इनकी आवश्यकता इतनी नहीं मानी जा सकती। लेकिन जो 38 पुलिस कर्मियों को जिनका स्थानांतरण किया गया है, निश्चित रूप से उनकी जगह दूसरे भी लाए जाएंगे, इधर उधर किया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। कम पूंजी लगाकर कैसे लाखों कमाएं, कम लागत से कैसे करें ज्यादा कमाई, कम पैसे में कैसे करें खेती। अगर इन सभी बातों से आप बहुत परेशान हैं तो आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं जो जैविक गुरु के नाम से विख्यात है। अब किसान कमजोर नहीं, किसानों की उम्मीद बने भंवर। कम पूंजी ज्यादा कमाई, कम बीज ज्यादा खेती, ऑर्गेनिक खेती फायदे अनेक। जैविक गुरु का कृषि फॉर्मूला। अगर आप किसान हैं और ज्यादा लागत कम मुनाफे की मार से परेशान हैं तो अब अपनी इस समस्या को भूल ही जाइए और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाइए, क्योंकि आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे वो जो कृषि की दुनिया में जैविक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। हनुमानगढ़ पीलीबंगा तहसील के भंवर सिंह किसानों की एक उम्मीद बनकर उभरे हैं। जैविक गुरु भंवर सिंह ने अपने गांव 24 STG में गेहूं की फसल में एक नवाचार किया है, जिससे किसानों की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है और खेती फायदे का सौदा साबित हो सकती है। महज 1 बीघा जमीन के मालिक भंवर सिंह ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े जमींदार नहीं कर सके। भंवर सिंह ने पीलीबंगा में अपने नवाचार से खेती में कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया है और इसके लिए भंवर सिंह ने ऑर्गेनिक खेती का फॉर्मूला अपनाया है। तहसील का एक छोटा सा गांव है चक 24 STG। यहाँ सभी किसान जो है धान, मुख्यतः जो मुख्य फसलें हैं धान और गेहूं की फसल का बम्पर उत्पादन होता है। राजस्थान में धान का कटोरा कहा जाता है ये क्षेत्र। और जैविक खेती करते हुए मुझे सबसे पहले मेरा प्रयास ये रह रहा पिछले 2-3 साल से कि मैं मेरे गांव को चेंज करूं, मेरे परिवार को चेंज करूं और गांव के लोगों को काफी जानकारियां देने का प्रयास किया। अपने गांव में खेती करने से पहले भंवर सिंह ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपने दोस्त योगेंद्र कौशिक की जमीन पर कम लागत में अच्छी खासी फसल उगाकर सबको हैरान किया और फिर खेती के लिए उसी फॉर्मूले को अपने गांव में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा मूल उद्देश्य है कि इन लोगों को जहर मुक्त संतुलित खेती के मॉडल पर ले जा करके इनका उत्पादन भी कम ना हो। अगर किसी चीज की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, तो नाइट्रोजन फोलियर स्प्रे से भी दी जा सकती है, जीवामृत से भी दी जा सकती है, सरसों की खली से भी दी जा सकती है। काफी साधन हमारे पास है। लेकिन यहाँ तो देखा देखी करके 1 बीघा गेहूं के अंदर 3-3 बैग यूरिया के डाल देते हैं, DAP डाल देते हैं। अब भंवर सिंह के नवाचार पर नजर डालिए। आमतौर पर गेहूं की फसल के लिए जहां किसान घगर फ्लड एरिया में 1 बीघा जमीन में करीब 40 से 60 किलो बीज डालता है, वहीं भंवर सिंह ने घगर फ्लड एरिया में 1 बीघा जमीन में 8 किलो बीज डालकर 60 किलो बीज के बराबर बिजाई कर डाली। भंवर सिंह के इस नवाचार को देखने के लिए कई किसान उनके खेत पर आ रहे हैं और उनके इस नवाचार की जमकर सराहना कर रहे हैं। किसानों को यहाँ जो ज्ञान नहीं है उनको देख के तो कर सकते हैं, उनको कह दें कि 8 किलो बीज डाला, विश्वास नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपका सहयोग हमें लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ किसान की ज्यादा से ज्यादा बचत किसान को हो और वो अंधेरे में जो बीज फेंक रहा है वो ऐसा नुकसान नहीं करे अपना आर्थिक।
कम बीज, ज्यादा खेती और मोटा मुनाफा ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक खेती के कारण महंगी दवा और पेस्टिसाइड की जरूरत भी नहीं पड़ती। भंवर सिंह केवल गोबर का खाद इस्तेमाल कर अच्छी खासी खेती कर लेते हैं। मतलब जैविक गुरु का खेती करने का ये फॉर्मूला जबरदस्त हिट है। गुरु भंवर सिंह शेखावत से पहली बार राइस बेल्ट में घगर नदी के किनारे पर 8 किलो गेहूं की बिजाई करके एक पहली बार ट्रायल किया है। जो DBW वैरायटी 187 कर्णवंदना इसकी जो वैरायटी है, इसका 1.5 बीघे के अंदर 8 किलो गेहूं की बिजाई की है और ये पहला ट्रायल है जो 8 किलो गेहूं उगाया है। जैविक गुरु भंवर सिंह हमेशा सोचते थे कि उनका इलाका और पूरा हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिला जहर युक्त खेती की चपेट में आ रहा है, जिसकी वजह से कैंसर रोग घर घर में फैल रहा है। ऐसे में उन्होंने जहर मुक्त खेती का नवाचार किया और देश भर में ऑर्गेनिक खेती की अलख जगाई, जिसके बाद वो जैविक गुरु के नाम से मशहूर हो गए। ऑर्गेनिक खेती के लिए राजस्थान सरकार के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। साथ ही भंवर सिंह को कई यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा है। पहली बार 8 किलो बीज भिजवाया जी, बिके को हमारा तो 50 किलो 60 किलो 55 किलो तक पड़ता रहे। विश्वास होगा को नहीं, वो मैं तो पहले बहुत ही 8 किलो बीज है। जाहिर है कम लागत, ज्यादा मुनाफा और जहर मुक्त खेती वाला जैविक गुरु का नवाचार किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि ऑर्गेनिक खेती लोगों की सेहत का भी भरपूर ख्याल रखेगी। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान। बाड़मेर को पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है। जिले में 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। पेयजल मिशन को लेकर जिला मुख्यालय पर पहली बैठक आयोजित हुई। कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कहा, जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत साल 2024 तक हर घर में पाइप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। जल जीवन मिशन जो है वो भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का एक महत्वाकांक्षी जो है प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके सभी हैबिटेशंस में घर घर में जो है नल का कनेक्शंस देने का लक्ष्य रखा गया है। खबर भरतपुर से, जहां डी कस्बे में राइट वाटर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने आरओ के पानी के फायदे बताए। USAID के कर्मचारियों ने पूरे कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद किया। स्थानीय पार्षद भानु प्रताप समेत महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहीं। राइट वाटर कंपनी के मैनेजर अशोक शर्मा ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगे आरओ प्लांटों पर कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है। आरओ के पानी के इस्तेमाल से लोगों में बीमारी कम होती है और खाना भी पौष्टिक और शुद्ध बनता है। यूं तो मरुधरा में पगड़ी का अपना अलग ही स्वैग है, लेकिन सबसे बड़ी पगड़ी वाला स्वैग शायद ही किसी ने देखा। बीकानेर में युवा कलाकार ने 450 की पगड़ी बांधकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अभी तक विश्व में सबसे बड़ी पगड़ी 400 मीटर तक की बांधी जा चुकी है। पवन व्यास ने लगभग 450 मीटर यानी 1475 फीट की पगड़ी बांधकर सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का विश्व का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पगड़ी नेशनल मूंछ चैंपियनशिप 2018 मिस्टर राहुल शंकर थानवी के सिर पर बांधी गई। पवन व्यास ने बताया, यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके में अप्लाई किया जाएगा। रिकॉर्ड हमने लगभग 55 पगड़ियाँ जो 8.7 मीटर लंबी थी, वो लगभग 467.5 मीटर लंबा ये साफा है, जो एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाया गया है, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। जो पहले जो रिकॉर्ड बना था वो 400 मीटर लंबा था और हमने इसको तोड़कर रुकते हैं ब्रेक के लिए।